भगत राम पिछले कई सालों से शहर में होने वाले भंडारों में कढ़ी चावल बनाता आ रहा था। आज भी एक धार्मिक आयोजन में कढ़ी चावल का भंडारा बांटा गया था, जिसमें भगत राम भंडारा बनाकर घर लौटा था। ये लो पानी। और सब ठीक से हो गया? आज भीड़ होगी बहुत। हाँ, भीड़ तो बहुत थी मंदिर में। काफी बड़ी अवस्था में भंडारे का आयोजन था, पर आज फिर रमेश भैया और मदन भैया अपने पूरे परिवार के साथ पहुंच गए थे। सुशीला भाभी और सरिता भाभी दोनों ने बर्तन भरवा लिए। बोली कि रात को रोटी नहीं बनानी पड़ेगी, वही काम आ जाएंगे। अरे तो उन्हें मना कर देते ना कि तुम तो वहाँ भंडारे का खाना बनाने गए हो। ऐसे थोड़ी उन्हें हमेशा बांटते रहोगे, जब देखो पहुँच जाते हैं। इन्हें भनक कैसे पड़ती है? अरे नजर रखते हैं, पता होता है कड़ी चावल का भंडारा जहाँ बटेगा वहाँ मैं ही बनाने के लिए जाऊंगा। अब ये लोग सारे बर्तन लेकर भंडारा शुरू होने से पहले ही पहुंच जाते हैं और बोल देते हैं कि भर दे कड़ी चावल। क्या बोलूं अब, सगे रिश्तेदार हैं, मना भी नहीं कर सकता। आज तो मंदिर के सारे सेवादार भी देख रहे थे कि मैं भंडारे के कड़ी चावल इतने सारे भरकर किसे दे रहा हूं। अब सुनो, बर्तन तो एक तरफ भरवा लिए, दूसरी तरफ वहीं खाने के लिए बैठ गए। गुस्सा आ रहा था मुझे तो, रोज का तमाशा बनाया हुआ है। अरे मेरा काम है भंडारे में कड़ी चावल बनाना, ये थोड़ी है कि मैं परिवार वालों को बांटता फिरूं। मैं अपने घर के लिए तो कभी लाता ही नहीं। सोचता हूं अच्छा नहीं लगेगा। कई बार भंडारे वाले बोलते हैं कि तुम घर के लिए ले जाओ, पर मैं मना कर देता हूं। पर ये लोग तो मुझे बहुत तंग करते हैं। अब क्या करें, तुम्हारे सगे भाई भाभी हैं, मैं भी कुछ नहीं बोल सकती। भगत राम बहुत परेशान हो चुका था। उसके अपने सगे रिश्तेदारों ने उसे बहुत तंग किया हुआ था। वो लोग इस चीज को नहीं समझते थे कि भगत राम तो थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए बेचारा भंडारों में कढ़ी चावल बनाने का काम करता है। अगर किसी दिन किसी ने कुछ कह दिया तो वो तो काम से चला जाएगा ना, उसे तो लोग बुलाना ही बंद कर देंगे। अरे भगत, ये मेरे साले भी आए हैं। मैंने इनसे कहा था कि अपने घर की ही बात है। मैंने बताया था इन्हें कि तुम भंडारों के कड़ी चावल बनाते हो। अब इन लोगों का भी मन हुआ कि जब घर के लोग खाना बना रहे हैं तो खाना चाहिए। मैं सबको साथ ही ले आया हूँ। एक काम कर, तू हम सबके लिए कड़ी चावल पत्तल में परोस दे है, हम सब यहीं खा लेंगे बैठकर गर्मा गर्म। देवर जी, मैं रोटी का टिफिन ले आई हूँ, आप इसमें भी भर देना। मैं भैया के हाथ अपने मायके भिजवा दूंगी। उस दिन तो हद ही हो गई। अब भगत राम ने सोच लिया था कि कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो उसके भाई भाभी की आदत बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। अरे सरला, कल दोपहर की और रात की रोटी रहने दे। सुना है शहर के बहुत बड़े व्यापारी मोहन लाल जी मंदिर में कड़ी चावल का भंडारा करवा रहे हैं। हाँ रमेश भैया, बहुत सुना है आपके भाई के बारे में कि वो भंडारे में कड़ी चावल बहुत स्वाद बनाते हैं। अगर आप कहो तो हम भी आपके साथ चल लें क्या? हमने भी बहुत समय से भंडारे के कड़ी चावल नहीं खाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे अपना भाई बनाता है भंडारे में कड़ी चावल, इसमें पूछने वाली क्या बात है। सारे कड़ी चावल की दावत उड़ाएंगे। चलो चलते हैं। इधर भगत के दोनों भाई अपनी खिचड़ी पका रहे थे, उधर भगत अपने भाइयों को सबक सिखाने और सही रास्ता दिखाने की योजना बना रहा था। हाँ ठीक कह रहे हो, अब ऐसा करना बहुत जरूरी है। अब तो ये रोजाना की आदत मुझे भी नहीं लगता कि ये सही है। कोई बात नहीं, अपने सगे रिश्तेदार हैं तो उनको भी तो सही राह दिखानी चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। ठीक है, अच्छा जा रहा हूँ, फिर शाम को लौटूंगा। भगत राम भंडारा बनाने के लिए मंदिर में पहुँचता है। मंदिर के बाहर उसे अपने सारे घर वाले खड़े हुए दिखाई दे जाते हैं। अरे ये लो भगत आ गया। अरे भगत, अरे हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। वैसे कड़ी चावल बनाने में कितनी देर लगेगी? आज हमारे साथ बहुत सारे मेहमान आए हैं, कितनी देर में बना लेगा तू? बस भैया, मंदिर में पहुंचकर बनाना शुरू कर रहा हूँ प्रसाद। देखो जितनी देर बनने में लगेगी उतनी देर का ही समय लगेगा। आओ आप लोग सब अंदर तो आओ। भगत के भाई भाभी, उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त सब मंदिर के अंदर पहुंचते हैं। भगत उन्हें मंदिर की रसोई जहाँ पर भंडारा बनना था वहाँ चलने के लिए कहता है। आ जाओ आप सब वहीं पीछे ही आ जाओ, मैं वहीं बनाने के लिए जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलो भाई सब चलते हैं। सरला भाभी, सरिता भाभी, एक दिक्कत है। मंदिर में भंडारा बहुत सारे लोगों के लिए बनाना है, पर आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है। आप और सरिता भाभी मिलकर कड़ी के लिए पकौड़े तैयार कर लो, और रमेश भैया, मदन भैया, आप दोनों मिलकर तंदूर जला लो। आप सबको भी मंदिर के लिए सेवा करनी होगी, तभी उसका मेवा मिलेगा। मैं आप सबको काम दे रहा हूँ। आप सब भंडारे में जो लोग आएंगे उनके लिए वहाँ पत्तल रखे हैं, वो साफ कर लो। भगत की बात सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे।
सरला, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा देवर ऐसे ही तुम्हें मुफ्त में भंडारे की कढ़ी चावल खिला देता है, पर ये तो सेवा करने के लिए कह रहा है। अब मैं तो घर के काम छोड़कर आई थी कि भंडारा मिलेगा, यहाँ आकर काम करना पड़ रहा है। मैं तो घर जा रही हूँ, मुझे घर पर बहुत काम है। मुझे नहीं लेने भंडारे के कढ़ी चावल, शाम तक इंतजार थोड़ी करूंगी, इतनी देर में तो मैं घर पर ही कुछ बना लूंगी। अच्छा, तो फिर हम भी क्या करेंगे रुक कर यार? हम भी शाम तक नहीं रुक सकते ना, हम भी चलते हैं यार। रहने दे भगत, आज का फिर हमारा कैंसिल कर दे यार। तू आराम से बना है, कर लेगा ना तू अकेले अगर हम लोग चले जाए तो? हाँ हाँ भैया, कोई बात नहीं। अगर आप लोगों को काम है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो ये रोज का काम है, मुझे इसकी आदत है। भगत जानता था कि उसके रिश्तेदारों को मुफ्त के खाने की आदत है, इसीलिए उसने ऐसा कदम उठाया। भगत राम की कहानी हमें यही संदेश देती है कि भंडारे का भोजन केवल एक साधारण भोजन नहीं, बल्कि सेवा और भक्ति का प्रतीक है। इस भोजन को बनाने में बहुत से श्रद्धालु अपनी सेवा देते हैं, तभी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंगरू हर रोज शेफाली की तारीफ करता था। मंगरू पूरा दिन काम करके थका हारा घर आता था और कहता था, शेफाली, खाने में आज क्या है? आज कढ़ी चावल बनाई हो जी। वाह, जल्दी खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। शेफाली के हाथों की कढ़ी चावल खाकर मंगरू पागल ही हो जाता था। वाह शेफाली वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, दुनिया का बेस्ट कढ़ी चावल बनाती हो तुम। आप भी ना कुछ भी बोलते हो। सच बोल रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि ये सब मजदूरी में कुछ नहीं रखा है, ये सब छोड़ मैं खाना डिलीवरी का काम शुरू करूंगा। अच्छा, और खाना कौन बनाएगा? क्यों, तुम बनाओगी ना मस्त कढ़ी चावल? कढ़ी चावल बेचकर ही हम करोड़पति बन जाएंगे। करोड़पति? जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और करोड़पति बनने का सपना देख रहे हो। गरीबों के लिए सपने से बड़ा और है ही क्या। एक दिन आराम की जिंदगी गुजारने का सपना देखते देखते गरीब लोग पूरी जिंदगी गुजार देते हैं और भेड़ बकरियों की तरह मर जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग गरीबी से बाहर निकल पाते हैं। मंगरू को भी गरीबी से बाहर निकलना था, अपनी बीवी बच्चों को अच्छी जिंदगी देनी थी। वो सपना देखता रह गया। कुछ साल गुजर गए और मंगरू के 2 बच्चे हो गए, 1-2 साल की बेटी और एक नवजात बेटा। मंगरू मजदूरी छोड़ नहीं पाया और एक दिन काम करते करते ही ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। नहीं, ये क्या हुआ? हे भगवान, क्या हुआ ये? हमें छोड़कर वो क्यों चले गए? क्यों? जिस कंपनी के लिए मंगरू काम करता था, उसका मालिक मदन लाल बहुत घटिया आदमी था। उसने सोचा, ये मंगरू की बीवी ने हम पर केस कर दिया तो हमें बहुत सारा पैसा देना होगा, उससे अच्छा है कि मंगरू और उसकी बीवी पर केस कर देता हूँ। मदन लाल ने मरे हुए मंगरू पर झूठा आरोप लगाया और 2 दिन में शेफाली के पास पुलिस आ गई। शेफाली की बेटी मुन्नी पुलिस देखकर डर गई। माँ, पुलिस आई है, पुलिस आई है। पुलिस? क्या बात है साहब? पुलिस के साथ मदन लाल भी आया था। उसने कहा, तेरे पति ने फैक्ट्री से 10 लाख की चोरी की थी, मैंने उसे पकड़ लिया तो भागने लगा और तभी वो गिर पड़ा। नहीं, मेरा पति चोर नहीं हो सकता। नहीं साहब, कुछ गलती हो रही है, मेरा पति चोर नहीं था। चुपचाप सुन, 1 साल के अंदर 10 लाख नहीं दिया तो मैं तेरा घर ले लूंगा, तब दोनों बच्चों को लेकर भीख मांगते रहना रास्तों पर। धमकी देकर मदन लाल चला गया। 2 दिन पहले शेफाली विधवा हुई थी, अब उसके सर पर 10 लाख का कर्जा आ गया। शेफाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं? दोनों बच्चों को पेट भर खिलाने पिलाने की हैसियत नहीं है मेरी, ऊपर से ये कर्जा, कैसे चुकाऊं 10 लाख का कर्जा? शाम को शेफाली के घर रघु नाम का एक आदमी आया। रघु मंगरू के साथ मदन लाल की उसी फैक्ट्री में काम करता था। उसने शेफाली से कहा, भाभी, मंगरू और हम अच्छे दोस्त थे, मंगरू ने चोरी नहीं की। लेकिन मालिक तो पुलिस लेकर यहाँ आ गए, अब मुझे पैसा चुकाना ही होगा। मालिक बहुत लालची और बेईमान है, मुझे पता है एक्सीडेंट कैसे हुआ था, मालिक की ही गलती की वजह से मंगरू भाई का देहांत हो गया। क्या ये बात तुम कोर्ट में बोल सकते हो? कैसे बोलूं भाभी, मालिक मुझे भी जान से मार देंगे, अपनी बीवी बच्चों को खिलाऊंगा क्या? रघु चला गया। शेफाली के पास कोई चारा नहीं था। वो 2-3 घरों में बर्तन मांजने का काम करने लगी और घर चलाने लगी।
1 महीने बाद एक दिन उसकी बेटी ने उससे कहा, माँ कढ़ी चावल बनाओ ना, बहुत दिन हो गए कढ़ी चावल खाए हुए। ठीक है बेटी, बनाती हूँ। शेफाली कढ़ी चावल बनाने लगी। पूरा घर खुशबू से भर गया। उसी वक्त थाने से एक पुलिस ऑफिसर आया। उसका नाम मनोज था। शेफाली आपका नाम है ना? हाँ मैं ही शेफाली हूँ, क्या बात है? मैं आपको याद दिलाने आया हूँ 10 लाख 1 साल के अंदर देने। 1 महीना गुजर चुका है। याद है साहब, लेकिन मैं भी गरीब हूँ। मेरा पति मर गया है, मैं क्या करूँ? ये कहते हुए शेफाली की आंखें भीग गईं। वो देखकर मनोज का दिल भी नरम हुआ। मनोज को भी पता था कि मदन लाल पैसों के लिए झूठ बोल रहा है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकता था। उसने कहा, अरे ठीक है, कोई बात नहीं, चुप हो जाइए। मैं तो बस अपना काम करने आया था। ठीक है साहब, आए हैं तो कुछ खाकर जाइए। खा के? हाँ, भूख तो लगी है और आपकी रसोई से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। क्या बन रहा है? कढ़ी चावल। माँ कढ़ी चावल बना रही है। माँ दुनिया का बेस्ट कढ़ी चावल बनाती है। एक बार खाओगे तो पूरी जिंदगी याद रखोगे। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो फिर टेस्ट कराइए शेफाली जी। शेफाली ने मनोज को कढ़ी चावल दिया। वो चख कर मनोज के होश उड़ गए। अरे भाई, ये तो सच में दुनिया का बेस्ट कढ़ी चावल है। इतना स्वादिष्ट कढ़ी चावल मैंने कभी नहीं खाया। क्यों? कहा था ना। शेफाली जी, आप हमारे पुलिस स्टेशन में खाना डिलीवरी क्यों नहीं करती? पुलिस स्टेशन में एक होटल से बकवास खाना आता है, न स्वाद है और ना ही वो खाने का मन करता है। खाना डिलीवरी? हाँ मतलब। ये सुनकर शेफाली को मंगरू की बातें याद आई। सच बोल रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि ये सब मजदूरी में कुछ नहीं रखा है। ये सब छोड़ मैं खाना डिलीवरी का काम शुरू करूंगा। अच्छा, और खाना कौन बनाएगा? क्यों, तुम बनाओगी ना मस्त कढ़ी चावल। कढ़ी चावल बेचकर ही हम करोड़पति बन जाएंगे। ये सोचते हुए शेफाली की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं कढ़ी चावल की डिलीवरी तो कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। ठीक है, मैं देता हूँ पैसे, ये लीजिए। मनोज पैसे देकर चला गया। उसी दिन शेफाली ने पुलिस स्टेशन में कढ़ी चावल भिजवाया। वो खाकर सारे पुलिस ऑफिसर्स का मन भर गया। वो कहते हैं ना, इंसानों के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। धीरे धीरे शेफाली का कढ़ी चावल खाते खाते सारे पुलिस ऑफिसर उसके फैन बन गए। शेफाली को और भी जगहों से ऑर्डर मिलने लगे। ऐसे धीरे धीरे शेफाली का व्यापार बढ़ने लगा। लेकिन उधर मदन लाल गुस्सा हो गया और एक दिन पुलिस स्टेशन आकर उसने सभी ऑफिसरों को बहुत झाड़ा। तुम सब निकम्मे हो, एक औरत से 10 लाख नहीं वसूल सकते, लानत है तुम पर। मदन लाल की बातें किसी को हजम नहीं हुई और ऊपर से शेफाली ने सबका दिल जीत लिया था। सभी को पता था कि मदन लाल झूठ बोलकर पैसा हड़पना चाहता है। इसीलिए सभी ने मिलकर एक प्लान बनाया। मनोज ने शेफाली को थाने बुलाया और उससे मदन लाल के खिलाफ कोर्ट में सच बोलने के लिए कहा। मैं तो सच बोल दूंगी, लेकिन सबूत नहीं है। मैं ऐसे एक आदमी को जानती हूँ जो मदन लाल के खिलाफ कोर्ट में बोल सकता है, लेकिन वो डरा हुआ है। ठीक है, हम उसका डर दूर करेंगे। मदन लाल को बहुत चर्बी चढ़ गई है, उसे जेल भेजना ही होगा। शेफाली ने रघु को बुलाया। पुलिस का सपोर्ट मिलते ही रघु गवाही देने के लिए राजी हो गया। रघु और भी लोगों को साथ ले आया और अगले दिन कोर्ट में सभी ने मदन लाल के खिलाफ गवाही दे दी। पुलिस ने भी एंड मौके पर मदन लाल का साथ छोड़ दिया। मदन लाल को कोर्ट ने शेफाली को 1 करोड़ रुपए देने के लिए कहा। मदन लाल को देना ही पड़ा और उसके बाद उसे जेल हो गई। मदन लाल पूरी जिंदगी जेल में सड़ने के लिए अंदर चला गया और शेफाली करोड़पति बन गई। मंगरू का सपना पूरा हुआ। शेफाली के कढ़ी चावल ने उसकी जिंदगी बदल दी और उसके बाद से शेफाली खुशी खुशी जीने लगी और कढ़ी चावल रेस्टोरेंट खोलकर कढ़ी चावल बेचती रही।